नाउ वी हैव टू डिस्कस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी तक हम लोगों ने शॉर्ट रन पढ़ लिया, लॉन्ग रन पढ़ लिया, फिक्स फैक्टर्स पढ़ लिए, वेरिएबल फैक्टर्स पढ़ लिए। अब शॉर्ट रन में जो थ्योरी एप्लीकेबल होती है दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है, पहले थ्योरी एक बस डेफिनेशन समझ लेते हैं, बाकी फिर ग्राफ से क्लियरली समझेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स, क्योंकि शॉर्ट रन है यहाँ पे फिक्स फैक्टर्स भी होंगे, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स भी होंगे। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट अगर हम फिक्स फैक्टर के अगेंस्ट में अपने वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड ऑन करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करेगा, फॉल करते करते ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो होते होते फिर वो नेगेटिव की स्टेज में पहुंच जाएगा। टीपी में दैट इज टोटल प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट आएगा? इनिशियली वो इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड इवेंचुअली वो इंक्रीज करेगा एट एन डिक्रीजिंग रेट, और इंक्रीज करने के बाद वो मैक्सिमम स्टेज में पहुंच के फिर डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। सो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट अगर हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स के अगेंस्ट में वेरिएबल फैक्टर्स ऐड ऑन करते जाएंगे, क्योंकि फिक्स्ड को तो हम चेंज कर नहीं सकते, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फिक्स्ड कैन नॉट बी चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। तो हम किस में चेंजेस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करेंगे। तो अगर हम फिक्स फैक्टर्स के अगेंस्ट में वेरिएबल फैक्टर्स चेंज करते जाएंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करते करते ज़ीरो और फिर नेगेटिव हो जाएगा, और टोटल प्रोडक्ट हमारा पहले इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम में पहुंच के फॉल कर जाएगा। दिस इज द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मॉड्यूल में पढ़ते क्या है? इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड। According to this law, output can be changed by changing some factors while other factors are constant. मतलब कुछ fixed factors हो गए और कुछ हमारे variable factors हो गए। So it is called law of variable proportion. इस theory को पूरा law of variable proportions का नाम दिया गया है। An increase in the amount of labor and capital applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate change in the amount of output. इसमें इन्होंने मार्शल ने ये बोला है कि अगर हम लैंड और लेबर का कॉम्बिनेशन लेबर एंड कैपिटल का कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाएंगे अगेंस्ट द लैंड, तो हमारा उतना आउटपुट नहीं निकलेगा जितना हमारा आउटपुट निकलना चाहिए। अब जो भी मैंने बात थ्योरेटिकली बोली है इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज योर कर्व, दिस इज योर ग्राफ ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये जो कर्व है दिस इज माई टीपी, दिस इज माई एमपी, ठीक है। एंड इन्होंने एक कर्व नहीं बनाया है, आई वुड ड्रॉ दैट कर्व विच इज एपी। दिस इज माई एपी, ठीक। अब पहली पॉइंट पढ़ते हैं, और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी दैट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तुम लोग अपने नोट्स में इस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हो, अपने मॉड्यूल में नोट कर लो। दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिल्कुल स्पेसिफिक ये जो पॉइंट है जहाँ पे कर्व आ रहा है, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सबसे पहले समझते हैं कुछ टर्म्स को जो मैंने अभी यूज़ करा था। एक टर्म मैंने यूज़ करा था डिक्रीजिंग रेट, और एक मैंने टर्म यूज़ करा था इंक्रीजिंग रेट ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, मैंने बोला था टीपी इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट और फिर टीपी इंक्रीज करेगा एट एन डिक्रीजिंग रेट। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट होता क्या है? इंक्रीजिंग रेट का मतलब होता है जब हमारी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बढ़े, मतलब जो रेट है बढ़ने का वो रेट भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे पहले 1% से बढ़ रही थी, फिर 2% से बढ़ी, फिर 3% से बढ़ी, मेरी टीपी इंक्रीज हो रही है, एनीथिंग इज इंक्रीजिंग। और जिस रेट से वो चीज़ बढ़ रही है वो रेट भी बढ़ रहा है। जैसे 1% से 2% हो गया, तो जो 1% का डिफरेंस आया वो। डिक्रीजिंग रेट का मतलब होता है इसका वाइसी वर्सा। जैसे सपोज करो पहले मेरे प्रोडक्ट के दाम 10% से बढ़ रहे थे, फिर 9% से बढ़ने लग गए, फिर 7% से बढ़ने लग गए, फिर 4% से बढ़ने लग गए,
बढ़ अभी भी रहा है मेरा प्रोडक्ट का प्राइस, लेकिन जो बढ़ने का दर है, जो रेट है बढ़ने का, वो डिक्रीज होता जा रहा है कि पहले 10% से बढ़ रहा था, फिर 9% से बढ़ रहा है, फिर 7% से बढ़ रहा है, फिर 4% से बढ़ रहा है। तो जो रेट होता है बढ़ने का, एनीथिंग विच इज़ इंक्रीजिंग, वो अलग, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना, वो कांस्टेंट है। बट इंक्रीजिंग रेट का मतलब है जिस रेट से आपकी वैल्यू बढ़ रही है वो रेट भी बढ़ रहा है, एंड डिक्रीजिंग रेट का मतलब होता है जिस रेट से आपकी वैल्यू बढ़ रही है वो रेट आपका डिक्रीज हो रहा है। योर वैल्यू इज इंक्रीजिंग बट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू वो डिक्रीज हमारा हो रहा है। ठीक, अब हम आते हैं अपने ग्राफ में। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक माइलस्टोन कह लो हमारी इकोनॉमिक्स की लॉ में, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन माना जाता है, एंड द ग्राफ इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आते हैं, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तुम लोगों की बुक में एक चीज़ मिसिंग थी, दैट वाज एपी, वो भी मैंने ड्रॉ कर ली है। एक चीज़ में थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहूँगी अपने ग्राफ में। दिस इज फॉलिंग, दिस इज नॉट इंक्रीजिंग। ठीक, दिस इज एपी। अब आते हैं, हमने टीपी, एपी, एमपी ड्रॉ कर ली। ठीक, पहला हमने क्या करा, हमने इस डायग्राम को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में। पहले हम करते हैं डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है, अभी तक हमारा प्रोडक्शन 0 था। ठीक, जब प्रोडक्शन मेरा स्टार्ट हुआ तो जैसे ही मैंने पहली यूनिट प्रोड्यूस करी, मेरी एमपी मैक्सिमम पे थी। ठीक, हमने पढ़ लिया था ना ग्राफ डायग्राम में भी कि जब हमने पहली यूनिट प्रोड्यूस करी, माय एमपी वाज एट मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद मेरा टीपी बढ़ना शुरू हो गया था, राइट, मेरा टीपी बढ़ना शुरू हो गया था। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब भी हम अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट होते ही मेरी जो टीपी थी, जो टोटल प्रोडक्ट था, वो मेरा इंक्रीज होना शुरू कर देता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, और जब तक वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे पहुंचता है तब तक वो इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद वो डिक्रीजिंग रेट में स्टार्ट करता है इंक्रीज करना। तो सबसे पहला टीपी के बारे में पढ़ेंगे। स्टेज 1 में क्या होता है कि मेरा प्रोडक्शन 0 था, आई जस्ट स्टार्टेड माई प्रोडक्शन। तो जैसे ही मैंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करी, मेरा टीपी टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट में बढ़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक पहुंचा, वैसे ही उसके बाद उसने डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करना शुरू कर दिया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपने कैसे निकाला मैम? ये तुम लोग देख रहे हो मॉड्यूल में, ये हल्का सा कर्व आ रहा है, दिस लाइन, ये हल्का सा कर्व है ना, हल्का सा टिल्टेड है, देखो एक टिल्ट है, दैट टिल्ट डिपेक्ट्स कि ये वो पॉइंट है जहां से हमारा टीपी डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करना शुरू कर देता है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब कोई भी चीज़ आपकी टर्न हो गई है। सो पहली स्टेज में टीपी में क्या होता है, प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हम अपने इनपुट्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, और हमारा टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे ही वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में पहुंचता है, हमारी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट में शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन टीपी इन फर्स्ट स्टेज। पहली स्टेज में टीपी का ये रोल रहेगा। ठीक, सो टीपी क्या कर रहा है फर्स्ट स्टेज में, पहले इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड उसके बाद उसने क्या करा, इंक्रीज करा एट डिक्रीजिंग रेट। खत्म, टीपी का रोल यहीं पे खत्म हो गया। ठीक, अब हमारा रोल आता है एपी का। एपी हमारा फर्स्ट स्टेज में क्या कर रहा है, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, एपी इंक्रीज करना शुरू करता है, और इंक्रीज करते करते मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक, और जिस मैक्सिमम पॉइंट पे वो पहुंचता है, वहां पे एपी और एमपी आपस में इंटरसेक्ट कर लेते हैं,
और जिस पॉइंट पे मेरा एपी और एमपी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है मेरा एपी इज इक्वल टू एमपी। ठीक, फिर से आते हैं, एपी क्या कर रहा है, एपी वॉज माई एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या कर रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हुई है, धीमे धीमे मेरा एपी राइज करना शुरू करता है। एपी राइज करके फर्स्ट स्टेज में ही एपी और एमपी आपस में कट करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में रूल है, जब भी कोई भी चीज़ राइज करेगी तो हमेशा फ्रॉम बिलो राइज करेगा। तो एपी एमपी के फ्रॉम बिलो राइज कर रहा है। तुम लोग देखो ना, मैंने जो ग्राफ बनाया, दिस इज माय एपी, एपी एमपी के नीचे से राइज कर रहा है क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो धीमे धीमे एपी एमपी के नीचे से राइज कर रहा है। राइज करते करते जहां पर उसका मैक्सिमम पॉइंट था वहां पे जाके उसने कट कर दिया। ठीक, और कट करने के बाद जहां पे उसने कट करा, दैट पॉइंट वाज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एपी। और जिस पॉइंट पे दो चीजें आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, उस सिचुएशन में दोनों चीजें आपस के इक्वलाइज हो जाती हैं। तो जिस पॉइंट पे एपी ने एमपी को कट करा वो एपी का मैक्सिमम पॉइंट था और एपी और एमपी एक दूसरे के इक्वल हो गए। और एपी राइज कहाँ से कर रहा था, फ्रॉम बिलो राइज कर रहा था, राइट। एपी का रोल खत्म, एपी का रोल वहां पे खत्म हो जाता है जहां पे वो आपस में इंटरसेक्ट कर लेते हैं, बस। ठीक, एपी का समझ में आ गया। नाउ कम्स व्हाट इज माय एमपी इज डूइंग। अब एमपी ने क्या करा, एमपी ने प्रोडक्शन क्योंकि स्टार्ट हुई, एमपी मेरा राइज करते हुए मैक्सिमम पहुंचा और मैक्सिमम पहुंच के उसने फॉल करना शुरू कर दिया, दैट्स इट। क्योंकि मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ पे भी तुम लोग देखो, एमपी में जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, एमपी की जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तो धीमे धीमे मेरे एमपी ने राइज करना शुरू करा। और जैसे ही उसने राइज करा, जैसे ही वो 14 पॉइंट्स पे पहुंचा, उसने तुरंत फॉल करना शुरू कर दिया। और ग्राफ में भी देखो, फर्स्ट स्टेज में मेरा एमपी मैक्सिमम हो चुका था और इट स्टार्ट्स फॉलिंग। इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को जितना ज़्यादा ग्राफिकली समझ लोगे उतना ज़्यादा रट्टाफिकेशन वाला काम तुम लोग का काम हो जाएगा। सो कोशिश करो कि इसको ग्राफिकली अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक, अगेन फिर से आते हैं, व्हाट इज दिस फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, क्योंकि मेरा कोई भी प्रोडक्शन था नहीं, जीरो था, तो आई हैव स्टार्टेड माई प्रोडक्शन। जैसे ही मैंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करा, मेरा टीपी धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि आई वॉज यूजिंग माई इनपुट्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो जैसे ही मैंने टीपी इनपुट्स अपने प्रॉपर मैनर में यूज़ करना शुरू करा, मेरा टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ना शुरू कर दिया। कहाँ तक, टिल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे ही वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे पहुंचा, उसने अभी भी वो इंक्रीज कर रहा है, बट इंक्रीज अब वो डिक्रीजिंग रेट में कर रहा है, बस खत्म। अब जब टीपी इंक्रीज कर रहा था तो एपी क्या करेगा, क्योंकि एपी ने भी प्रोडक्शन अब स्टार्ट करनी शुरू कर दी, तो एपी भी धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो गया। और बढ़ते बढ़ते वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया। और वो कहाँ से बढ़ रहा था, इट वॉज राइजिंग फ्रॉम बिलो एमपी। और जब वो उसने कट करा तो एमपी और एपी ने आपस को इंटरसेक्ट करा, वेयर एपी वॉज मैक्सिमम। और जिस पॉइंट पे एपी मैक्सिमम था, जिस पॉइंट पे एपी ने एमपी को कट करा, उस पॉइंट पे एपी और एमपी की वैल्यू इक्वल हो चुकी थी। बस एमपी ने फर्स्ट स्टेज में इंटरसेक्ट करा, दैट्स इट। अब एमपी ने क्या करा, क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, मेरा एमपी भी राइज करना शुरू कर दिया। एमपी राइज करते करते मैक्सिमम पहुंचा और एमपी ने फॉल करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस स्टेज में तीनों की वैल्यू राइज हो रही थी, दैट इज व्हाई दिस स्टेज इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। स्टेज 1 को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का नाम दिया गया है। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेज में टीपी वॉज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट इनिशियली एंड इवेंचुअली इट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट। ठीक, एपी increases from below of MP, reaches its maximum, cut MP, ठीक, and it was the maximum point of AP, and at this point of time AP was equal to MP. MP starts increasing, reaches its maximum and starts falling,
एंड दिस स्टेज वाज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। खत्म। अब सेकेंड स्टेज में आते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या था? टीपी फर्स्ट स्टेज में क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था एट एन डिक्रीजिंग रेट। ये अभी भी इंक्रीज करेगा एट ए डिक्रीजिंग रेट, लेकिन ये क्या करेगा? इंक्रीज करते करते ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा, द पॉइंट आर। ठीक। सो टीपी ने सेकेंड स्टेज में क्या करा? कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट एन डिक्रीजिंग रेट, और इंक्रीज करते करते अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यहां मैं लिख दे रही हूं, सेकेंड स्टेज में टीपी ने क्या करा? इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट और रीचेस मैक्सिमम। अब मेरा एपी क्या कर रहा है इस स्टेज में? मेरे एपी ने क्या करा? एपी मेरा फर्स्ट स्टेज में क्या कर रहा था? फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम पे था मेरा एपी। अब मेरा एपी क्या करेगा? स्टार्ट्स फॉलिंग। मतलब सेकेंड स्टेज में मेरा एपी फॉल करना शुरू कर देगा। क्यों फॉल करना शुरू कर देगा? क्योंकि जब भी आप टोटल की वैल्यू मतलब मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचाते हो, एवरेज कॉस्ट हमेशा कम आती है, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। सो वेन एवर यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम कैपेसिटी, उसका एवरेज हमेशा कम हो जाएगा। ठीक। सो जब सेकेंड स्टेज में मेरा टीपी मैक्सिमम पहुंच गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम मेरा एपी सेकेंड स्टेज में फॉल करना शुरू कर देगा। दैट्स इट। एपी ने सेकेंड स्टेज में सिर्फ गिरना शुरू कर दिया। अब मेरा एमपी ने क्या करा? मेरा एमपी यहाँ पे फॉल करते करते जीरो पहुंच जाएगा। हम पहले भी एयू एंड टीयू का रिलेशन पढ़ चुके हैं कि जब टीयू मैक्सिमम होता था उस पॉइंट पे मेरा एमयू जीरो होता था। वही चीज़ है, देखो यहाँ पर मेरा टीपी मैक्सिमम है, उसी पॉइंट पे देखो मेरा एमयू जीरो की कंडीशन पे पहुंच चुका है। इसको जूम इन कर देती हूँ, ये देखो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज जीरो। सो सेकेंड स्टेज में क्योंकि टीपी मैक्सिमम पहुंच रहा है एज एन डिक्रीजिंग रेट, एमपी इज फॉलिंग एंड बिकमिंग जीरो, एपी इज फॉलिंग एंड बिकमिंग जीरो, सॉरी एपी इज फॉलिंग नॉट बिकमिंग जीरो, एपी इज जस्ट फॉलिंग। दैट इज वाई दिस स्टेज इज नोन एज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्योंकि इसमें सबकी वैल्यू गिर रही है, दिस स्टेज इज नोन एज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। एक बार फिर से समाप्त करती हूँ अभी तक 2 स्टेजेस जो हम लोगों ने पढ़ी है। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? क्योंकि प्रोडक्शन जीरो था, धीमे धीमे मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो पहले मेरा टीपी इंक्रीज कर रहा था एट एन इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद मेरा टीपी एट एन डिक्रीजिंग रेट बढ़ना शुरू कर दिया। एपी, क्योंकि टीपी बढ़ने लग गया तो ऑब्वियसली मेरा एपी भी बढ़ने लग जाएगा। बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंचा और उसने एमपी को फ्रॉम बिलो कट कर दिया, और जिस पॉइंट पे एपी ने एमपी को कट करा वो एपी का मैक्सिमम पॉइंट था, और उस पॉइंट पे एपी एंड एमपी एक दूसरे के इक्वल थे। एमपी ने क्या करा? क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा था, एमपी धीमे धीमे बढ़ा, मैक्सिमम में पहुंचा और फिर एमपी ने फॉल करना शुरू कर दिया। बस यह मेरी फर्स्ट स्टेज रुक गई एंड दिस स्टेज वाज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? सेकेंड स्टेज में मेरा टीपी अभी भी डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते वो मैक्सिमम के पॉइंट पे पहुंच गया। खत्म। एपी फर्स्ट स्टेज पे मैक्सिमम था तो सेकेंड स्टेज में उसने फॉल करना शुरू कर दिया। एमपी फर्स्ट स्टेज में ही फॉल करना शुरू कर चुका था तो सेकेंड स्टेज में फॉल करते करते जीरो हो गया। एमपी उस पॉइंट पे जीरो हुआ जिस पॉइंट पे टीपी मेरा मैक्सिमम था। ये हमारा ग्राफ यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा है कि जिस पॉइंट पे मेरा टीपी मैक्सिमम था उसी पॉइंट पे मेरा एमपी जीरो था। क्योंकि सबकी वैल्यू गिर रही थी इस वजह से इस स्टेज को बोला जाता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक। अब थर्ड स्टेज आती है। अब जो भी चीज़ इकोनॉमिक्स में टॉप पे पहुंची है वो फॉल तो ज़रूर करेगी। अब हमारा क्या था? सेकेंड स्टेज में टीपी ऊपर था, टॉप में था,
तो थर्ड स्टेज में क्या करेगा, टीपी विल स्टार्ट फॉलिंग। तो टीपी ने क्या करा यहाँ पे, स्टार्ट्स फॉलिंग थर्ड स्टेज में। ठीक, एपी ने मेरा क्या करा, सेकेंड स्टेज में मेरा एपी फॉल कर रहा था, क्योंकि अब टीपी भी फॉल कर रहा है तो एपी विल कंटिन्यूस टू फॉल। बट एपी जब फॉल करता है, नेवर जीरो, नीदर जीरो नॉर नेगेटिव, एपी कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती। रीजन, टीपी जीरो होगा तभी तो एपी जीरो होगा। तो अगर टोटल प्रोडक्ट की कोई भी वैल्यू है तो एपी की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है। तो एपी कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। अगर तुम लोग देखो ग्राफ को, मैंने एपी बनाया है, वो जीरो को या मतलब एक्स एक्सिस को या बियॉन्ड एक्स एक्सिस नहीं जा रहा है। दिस सिग्निफाइज दैट एपी कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ, टीपी ने देखो फॉल करना शुरू कर दिया था, एपी सेकेंड स्टेज में फॉल कर रहा था, तो अभी भी थर्ड स्टेज में भी एपी फॉल कर रहा है। अब मेरा एमपी क्या कर रहा है, एमपी सेकेंड स्टेज में जीरो हो चुका था एंड वी हैव स्टडीड कि मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी जीरो। तो ये फॉल करते करते नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें टीपी भी फॉल कर रहा है, एमपी भी फॉल कर रहा है, एपी भी फॉल कर रहा है। दैट इज वाई दिस स्टेज इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक, अब मैं पूरी लॉ को एक बार सम अप करती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या पढ़ा, अगर हम अपने फिक्स फैक्टर्स के अगेंस्ट में वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड ऑन करते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऐड ऑन करते जाएंगे हमारा एमपी इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, फॉल करते करते ज़ीरो और फिर नेगेटिव हो जाएगा। और टीपी हमारा इनिशियली इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करेगा, डिमिनिशिंग रेट में फिर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते करते मैक्सिमम पहुंच के फॉल करना शुरू कर देता। दिस रूल इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस थ्योरी को हमने 3 स्टेजेस में ग्राफिकली डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्टेज में हमने पढ़ा कि टीपी हमारा पहले इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद फिर वो डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक, एमपी पहले इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करके मैक्सिमम पहुंचेगा और फिर फॉल करना शुरू कर देगा। एपी फ्रॉम बिलो इंक्रीज करेगा, एमपी को कट करेगा फ्रॉम बिलो, एंड जिस पॉइंट पे वो कट करेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एपी वाज इट्स मैक्सिमम, एपी इज इक्वल टू एमपी एंड दिस स्टेज इज नोन एज द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सेकेंड स्टेज में TP will continue to rise at decreasing rate and reaches its maximum. AP will start falling from here. MP fall करते करते it will becomes zero and जिस point पे TP maximum था उसी point पे exactly मेरा MP zero हो जाएगा and this stage is known as decreasing या diminishing returns to factor. Third stage में TP will start falling, MP will become negative and AP will continue to fall. But AP can never be zero, can never be negative. तो ना ही वो zero हो सकता है ना ही वो negative हो सकता है. And this stage is known as a negative returns to factor. Correct? अब आते हैं as a producer. तुम लोग को क्या लगता है मुझे कौन सी स्टेज में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में कि थर्ड स्टेज में? एज अ प्रोड्यूसर मुझे फर्स्ट स्टेज में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि मैंने अपना नया नया बिजनेस करना शुरू करा है, मैं नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रही हूँ, मैंने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली तरीके से यूटिलाइज नहीं करा है। सेकेंड स्टेज में आई एम यूजिंग माई रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट कैपेसिटी, जितना मैं अच्छा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ मैं उतना ज़्यादा अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही हूँ। और सबसे प्लस पॉइंट, मेरा टीपी मैक्सिमम था सेकेंड स्टेज में और मेरा एपी फॉल करना शुरू कर चुका था, मतलब मेरी एवरेज कॉस्ट कम आ रही थी।
थर्ड स्टेज में मेरा टोटल प्रोडक्ट फॉल कर रहा था, मेरा एवरेज प्रोडक्ट फॉल कर रहा था और इनफैक्ट मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गई थी. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज एंड थर्ड स्टेज इज नॉट प्रॉफिटेबल एज अ प्रोड्यूसर. एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए सेकेंड स्टेज मोस्ट प्रॉफिटेबल कंसिडर करी जाएगी. एक बिजनेसमैन सेकेंड स्टेज तक ही अपने आप को रखना चाहेगा. थर्ड स्टेज आते ही उसका प्रोडक्शन फॉल करना शुरू कर देगा. ठीक. सो दिस वॉज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स भी बोलते हैं. ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होती है, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स में हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे दोनों फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. वेरिएबल फैक्टर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ देयर आर रीजंस फॉर द डिमिनिशिंग रिटर्न्स. क्यों ऐसा होता है कि टीपी इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा एंड फॉल करेगा, या एमपी इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा एंड देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग? क्या रीजन क्या है इसका? पहला, ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट होमोजीनियस. मतलब मैंने इनिशियली स्टेटमेंट क्या बोला है वेरिएबल प्रोपोर्शन में? फिक्स फैक्टर्स के अगेंस्ट में हम वेरिएबल को बढ़ा रहे हैं. तो जिस यूनिट से हम बढ़ा रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि तभी मेरा टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट में बढ़ा है. मतलब सपोज करो पहले मैंने एक वेरिएबल यूनिट बढ़ाया, अगली बार हो सकता है मैं 4 वेरिएबल यूनिट्स ले लूँ, फिर हो सकता है कि मैं 10 वेरिएबल यूनिट ले लूँ. तो हर बार मैं एक एक करके अपने वेरिएबल इनपुट्स नहीं बढ़ा रही हूँ, कभी ज़्यादा कभी कम बढ़ा रही हूँ. नेक्स्ट, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. अगर मैं अपनी प्रोडक्शन में कैपिटल यूज़ कर रही हूँ, आई कैन नॉट रिप्लेस माई मशीनरी विथ माई लेबर्स. मतलब लेबर की जगह मशीन नहीं ले सकता, मशीन की जगह लेबर नहीं ले सकता. अगर लेबर का काम है तो लेबर ही करेगा, और अगर मशीन का काम है तो मशीन ही करेगा. अगर मैं लेबर और मशीन का कॉम्बिनेशन किसी तरह सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो वो मेरा कॉम्बिनेशन तुरंत गलत हो जाएगा. सो आई कैन नॉट सब्स्टिट्यूट माई रिसोर्सेज. अगर मुझे मशीन चाहिए तो मैं मशीन ही यूज़ करूँगी, अगर मुझे कैपिटल लेबर चाहिए तो मैं कैपिटल ही सिर्फ यूज़ करूँगी. Now what is the importance of this theory? This law is used to firm for the decision making regarding the output. हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी स्टेज में काम करना है. हमें फर्स्ट स्टेज में काम करना है, थर्ड स्टेज में काम करना है, या सेकंड स्टेज में काम करना है. सो एज अ बिजनेसमैन मैं अपने सही डिसीजंस ले सकूंगी. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ओनली द सेकेंड स्टेज इज द एप्रोप्रिएट स्टेज टू वर्क, क्योंकि ना ही उसको फर्स्ट स्टेज में कोई भी मुनाफा होगा, ना ही उसको कोई भी थर्ड स्टेज में मुनाफा होगा. नाउ देयर आर सर्टेन अजम्पशंस व्हाइल स्टडीइंग दिस लॉ. पहला अजम्पशन क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का? पहला, दैट ऑल द यूनिट्स आर होमोजीनियस. मतलब अगर मैं ग्लास से कोई, मतलब इफ आई एम इंक्रीजिंग 1 kg ऑफ कॉटन, सो आई एम मतलब अगर मैं the scale which we are using to measure the variable factor, वो स्केल सेम रहेगा. अगर मैं हर बार एक ग्लास पानी बढ़ा रही हूँ तो मैं ग्लास से ही हर बार पानी बढ़ा रही हूँ अपनी प्रोडक्शन में. तो यूनिट्स आई एम नॉट सेइंग, मतलब मैं वेरिएबल यूनिट अगर एक बार यूज़ कर रही हूँ, अगली बार में हो सकता है 2 यूज़ करूँ, अगली बार हो सकता है 3 यूनिट यूज़ करूँ, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेम रहेगी. आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर बट आई विल नॉट चेंज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. मतलब अगर मैं 1 ग्लास पानी पी रही हूँ तो अगली बार हो सकता है मैं 2 ग्लास पानी पीऊँ, लेकिन ग्लास की जगह मैं उसको बॉटल से रिप्लेस नहीं कर दूंगी. सो जो यूनिट होगी वो होमोजीनियस रहेगी, बट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स विल इंक्रीज. There is a possibility to change some factors while there are some constant factors. मतलब assumption है कि कुछ variable factors हम use करेंगे और कुछ हम fixed factors use करेंगे. Possibility है कि मतलब we have chosen the combination of fixed and variable factors. ऐसा नहीं है कि fixed factors की जगह हम सारे variable factors रख लें या variable factors की जगह हम सारे fixed factors रख लें, ऐसा नहीं होगा. हमें fixed and variable दोनों factors का combination इस टेक्नोलॉजी में, इस लॉ में यूज़ करना पड़ेगा. Then there will be no change in the technology. अगर हम 2G यूज़ कर रहे हैं तो each and every time we are using 2G only. We cannot switch to 4G or 5G. And this is applicable in the short period only. ये सिर्फ short run में ही आ सकता है.
क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में हमने अजम्पशन करी हुई है देयर विल बी टू टाइप ऑफ फैक्टर्स, द लॉन्ग रन द वेरिएबल फैक्टर्स एंड द फिक्स फैक्टर्स। तो ये जो थ्योरी है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड में ही एप्लीकेबल मानी जाएगी। ओके, सो दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हैज़ 3 stages: इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसका ग्राफ स्किप मत करना। क्वेश्चन पेपर में ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि थ्योरी के बेसिस में। एक और चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। व्हाट डू यू मीन बाय द टीपी एंड एमपी का रिलेशन क्या है? वही रिलेशन रहेगा जो हमने टीयू एंड एमयू में पढ़ा था। टीपी मैक्सिमम, एमपी 0, टीपी फॉल्स, एमपी नेगेटिव, टीपी इंक्रीजेस, एमपी फॉल्स। सेम वही रिलेशन रहेगा जो हमने टीयू एंड एमयू में रिलेशन समझा था, करेक्ट। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा शॉर्ट रन में एप्लीकेबल था, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमारी लॉन्ग रन में थ्योरी एप्लीकेबल मानी जाएगी। जब हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, हमारे पास कोई भी फिक्स्ड फैक्टर्स नहीं है। रिटर्न्स टू स्केल एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट के बीच का रिलेशन समझते हैं कि मतलब अगर मेरे इनपुट में किसी भी प्रकार का चेंज हुआ तो उस इनपुट के चेंज की वजह से मेरे आउटपुट में कितना परसेंटेज चेंज होगा। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। मॉड्यूल में आते क्या लिखा है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द लॉन्ग पीरियड। द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड द स्केल। मतलब अगर किसी भी फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, फैक्टर्स कौन से? द इनपुट में अगर किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज द स्केल। बट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी चेंज इन द सेम मल्टीपल टाइम्स। मतलब एक फैक्टर को आप डबल या एक फैक्टर को आप ट्रिपल नहीं कर सकते हैं, सारे फैक्टर्स को आपको डबल या ट्रिपल करने पड़ेंगे, क्योंकि सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं और सब में हम इक्विवेलेंट चेंजेस करेंगे जितने भी हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर डबल्ड और ट्रिपल्ड। दिस इज डन टू कैरी आउट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हम अपने फैक्टर्स में क्यों बार बार चेंज करते हैं? ताकि हमारी प्रोडक्शन को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज आउट कर सकें। If all the factor of production are halved or changed to 1/3, then it is called that the production is carried out in a small scale. अगर हमने अपने प्रोडक्शन को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल या ट्रिपल कर दिया तो हम मान लेंगे कि हमने अपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट अगर हमने अपनी प्रोडक्शन, अपने इनपुट्स को, अपने फैक्टर्स को आधा कर दिया, दैट मीन्स हम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो रिटर्न्स टू स्केल में अज्यूम करा जाता है कि अगर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है तो सारे फैक्टर्स में इकट्ठा चेंज आ रहा है, चाहे बढ़ रहे हैं चाहे घट रहे हैं, एंड दिस चेंजेस इज नोन एज दी रिटर्न्स। और इसकी वजह से अगर हमारे आउटपुट में किसी भी प्रकार का चेंज होगा, दैट वुड बी नोन एज अ रिटर्न। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में इनपुट के चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज होगा, इस थ्योरी को हम समझेंगे। और क्योंकि इसके सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, दैट इज वाई दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ लॉन्ग रन, नॉट इन द केस ऑफ शॉर्ट रन। नाउ दिस, जैसे हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस थे, सिमिलरली हमारी रिटर्न्स टू स्केल में भी 3 स्टेजेस होती हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। वो रिटर्न्स टू फैक्टर था, ये रिटर्न्स टू स्केल है। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या कहता है? अगर हमारे इनपुट में चेंज हुआ, आउटपुट में भी चेंज हुआ, बट बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनपुट the proportionate change in output is more, then that situation is known as the increasing returns to scale.
मतलब इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज मोर दैन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट, दैट स्टेज इज नोन एज द रिटर्न्स टू स्केल. अब सवाल आता है कि आउटपुट में चेंज ज़्यादा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या वजह थी. इसके रीजंस हैं. हम हो सकता है कि अपने काम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड है. अगर मैं तुम लोगों को पढ़ाने में स्पेशलाइज्ड हूँ तो ऑब्वियसली मैं कम टाइम में तुम लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँगी, क्योंकि मुझे गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा. इनडिविजिबल फैक्टर मतलब जो भी इनपुट्स हैं तुम उनको स्मॉलर यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे तुम लोग को सपोज करो पहले 5 टीचर्स पढ़ा रही थी, फिर एक टीचर कर दी, बट एक टीचर का आधा थोड़ी ना कर दोगे. यू कैन नॉट डिवाइड एनी इनपुट. जैसे अगर तुम एक पेन लेने गए तो पेन को तुम आधा नहीं कर सकते हो, बट दूध की यूनिट तुम कर सकते हो कि किलो तुम्हें 1 लीटर दूध चाहिए कि आधा लीटर दूध चाहिए कि 250 लीटर दूध चाहिए. तो हर एक यूनिट को तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो. ये अजम्पशन होता है कि जब भी हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं इन द केस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, वो हमारे फैक्टर्स इनडिविजिबल हैं, मतलब उनकी स्मॉलर यूनिट में हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं. डायमेंशनल इकोनॉमिक्स का मतलब होगा कि तुम्हारे सारे फेवरेबल कंडीशंस हो रहे हैं काम करने के लिए एंड यू आर यूजिंग योर स्किल्स इन अ वेरी एफिशिएंट वे. तो तुम किसी भी तरीके का कोई भी वेस्टेज नहीं कर रहे हो और हर तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूटिलाइज कर रहे हो. एंड ऑफ कोर्स यू आर गिविंग डिस्काउंट्स टू योर कस्टमर्स, जिसकी वजह से तुम्हारी सेल बढ़ रही है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास आउटपुट ज़्यादा आ रहे हैं. तो पहली स्टेज हो गई रिटर्न्स टू स्केल में, दैट इज़ द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या कहता है? if the proportionate change in the output is more than proportionate change in the input, proportionate increase not the change, मतलब input में भी change हुआ है, output में भी change हुआ है, but output का change ज़्यादा है as compared to the increase in input. सेकेंड स्टेज आती है, जैसे डायग्राम में भी डिपेक्ट करा गया है कि ऑब्वियसली पहले मैं अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी कैपेसिटी तक यूटिलाइज करूँगी एंड उस यूटिलाइजेशन की वजह से मेरा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है. सो आई एम फेसिंग एन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. उसके बाद मेरी नेक्स्ट स्टेज आती है कांस्टेंट. नाम बता रहा है कांस्टेंट, दैट मीन्स कि जो भी चेंज मेरा इनपुट में हुआ है और जो भी चेंज मेरा आउटपुट में हुआ है उन दोनों के चेंज इक्वल है, कांस्टेंट है. मतलब अगर मेरा इनपुट डबल हुआ है तो मेरा आउटपुट भी डबल हुआ है. अगर ज़्यादा हो जाएगा तब तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, बट अगर इनपुट एंड आउटपुट में दोनों में इक्वल चेंजेस आए हैं, दैट स्टेज इज नोन एज द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. So if the proportionate change in the output and the proportionate increase in the input is the same, that stage is known as the constant returns to scale. It means when the inputs are doubled, the output will also be doubled. फिर reasons क्या है constant होने के? Same reasons होते हैं, ठीक? Now comes the diminishing returns to scale. Diminishing returns to scale का मतलब हो गया आउटपुट में चेंज, आउटपुट में इंक्रीज कम हुआ है बट इनपुट में इंक्रीज बहुत ज़्यादा कर दिया गया. जैसे तुम लोग को पढ़ाने के लिए एकदम से 10 टीचर्स हायर कर दी गई बट लेकिन वो तुम्हें प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं. 10 टीचर्स हायर करने के बाद भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है और ज़्यादा बच्चे हमारी कोचिंग में ऐड नहीं हो रहे हैं. वो सिचुएशन होती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जब प्रपोर्शनेट चेंज इन increase in output is less than the proportionate change in the input, increase in the input. And what are the reasons for that? क्योंकि हमारे यहाँ मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, हम ढंग से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है. ह्यूमन फैक्टर है कि भाई एक पॉइंट पे हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं. मशीन 24 आवर्स काम कर सकती है बट अ मैन कैन नॉट वर्क फॉर 24 आवर्स. कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है एम्प्लॉयज़ के बीच में. And the prices of input are rising. That means cost of production हमारी बढ़ती जा रही है. ठीक. So these are the reasons due to which we experience a decrease in decreasing returns to scale. So एक बार फिर से आते हैं. What is returns to scale? Returns to scale था जहाँ पर आपके सारे factors variable assume करे गए थे.
ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में एप्लीकेबल था। अगर आप किसी भी प्रकार का इनपुट में चेंज करेंगे, उस इनपुट के चेंज की वजह से आउटपुट में कैसा चेंज होगा, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट रीजन। 3 स्टेजेस थी, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग। इंक्रीजिंग में था, इफ द चेंज इन आउटपुट इज मोर दैन चेंज इन इनपुट, दैट वाज इंक्रीजिंग रिटर्न। इफ द चेंज इज इक्वल टू ईच अदर, दैट वाज कांस्टेंट। एंड इफ द increase in output is less than increase in input, that situation was known as the diminishing returns to scale. अब आते हैं the tabular which we have skipped. A scale of production हो रहा था, inputs land and labor इन्होंने 2 ले रखे हैं। प्रोडक्टिविटी 4 थी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वॉज 4। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगेन वी विल टेक द डिफरेंस, फर्स्ट यूनिट में कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 4 ली जाएगी। ठीक, बी प्रोडक्शन में हमारा इनपुट 2 + 4 कर दिया, दैट मीन्स वी हैव सो इन द सेकेंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन दैट इज बी, हमारी टोटल इनपुट कितनी हो गई, 6 हो गई। पहले हमारी 3 थी, 1 + 2 था, सेकेंड में हमारी 2 + 4 दैट इज 6 हो गई। प्रोडक्टिविटी हमारी 10 हो गई एंड मार्जिनल कैसे हमने निकाला, 10 - 4 विच इज इक्वल टू 6। सी में हमने क्या करा, 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9। टोटल प्रोडक्टिविटी हमारी कितनी हो गई, 18 हो गई एंड हमारी मार्जिनल कितनी हो गई, 18 - 10 विच इज इक्वल्स टू 8। डी कैटेगरी में हमारी कितनी हो गई, 4 + 8 विच इज इक्वल टू 12 एंड हमारा प्रोडक्टिविटी 28 एंड हमारी मार्जिनल कितना हो गया, 28 - 18 विच इज इक्वल टू 10। ई में 5 + 10 विच इज इक्वल्स टू 15। टोटल प्रोडक्टिविटी वॉज 38 एंड मार्जिनल हमारा यहाँ पे आ गया 10। जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट हो गया, देखो यहाँ पे 10 10 10 आ रहा है। पहले हमारा क्या हम फेस कर रहे थे, 4 6 8 दैट वाज इंक्रीजिंग। ठीक है, पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही थी, बट अब यहाँ पे देखो DEF वाली सिचुएशन में 6 + 12 विच इज इक्वल्स टू 18। हमारी इनपुट बढ़ रही है बट हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो गई है, रुक गई है 10 10 10 पे। ठीक, सो फर्स्ट इट वाज नोन एज द इंक्रीजिंग स्टेज। जब 10 10 पे रुक गई, दिस स्टेज इज नोन एज द कांस्टेंट स्टेज। फिर जी में क्या हुआ, 7 + 14 विच इज इक्वल टू 21 56 एंड आ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वॉज 56 - 48 विच इज इक्वल्स टू 8। एच में भी हमारा 6 हो गया, 62 से 56, सॉरी हमारी प्रोडक्टिविटी एच में थी 62, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, 62 - 56 विच इज इक्वल्स टू 6। आई में हमारा 66 हो गई थी, 62 - 62 दैट इज 4। और हमारी इनपुट क्या हो रही है, जी में हमारी इनपुट थी 21, एच में हमारी इनपुट थी 24 एंड इसमें हमारी इनपुट थी 25। इनपुट में चेंज हो रहा था बट आउटपुट में चेंज हमारा डिक्रीज कर रहा था। 8 से 6 आया, 6 से 4 हो गया, हमारा आउटपुट में चेंज डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कम हो रहा है। हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन केस ऑफ 4 6 8 दैट वाज इंक्रीजिंग, इन केस ऑफ 10 इट वाज कांस्टेंट एंड इन द केस ऑफ 8 6 4 इट वाज डिक्रीजिंग। तो पहले हमेशा हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद हम डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट। नाउ कम्स what are the differences between returns to factor या returns to scale। पहली बात है कि returns to factor दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमेशा शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है और रिटर्न्स टू स्केल हमेशा लॉन्ग रन में ही एप्लीकेबल होता है। क्यों एप्लीकेबल होता है, शॉर्ट रन में हम या रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर में हम मानते हैं कि हमारे कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं और कुछ हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनको ही हम चेंज कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हम अजम्पशन करते हैं कि सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं, कोई फिक्स फैक्टर्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम अपने सारे फैक्टर्स को चेंज अकॉर्डिंगली कर सकते हैं।
सो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि हमारे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं जिनकी वजह से हम चेंज नहीं कर सकते, बट इन द केस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हम कुछ फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, सॉरी सारे फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, वी हैव नो फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक, नाउ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर में एक बात बोली गई है, यहाँ पे हम अपने फैक्टर प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं, मतलब हम 1:1 का रेशियो ले रहे हैं। अगर हम एक यूनिट को अगर हम अपने इनपुट को कांस्टेंट हम अपने अगर फिक्स को कांस्टेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वी कैन इंक्रीज them with the same unit. We cannot change the unit, we can change the quantity of increasing the variable quantity. जो हमने assumption में एक point पढ़ा था कि अगर मैं बार बार ग्लास से पानी पी रही हूँ, मैं एक की बजाय 2 ग्लास ले सकती हूँ, बट मैं ग्लास की बजाय बॉटल से पानी नहीं पी सकती हूँ। ये द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, ये हमने अपने वेरिएबल डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में हमने ये अजम्पशन करा हुआ है। बट इन द केस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमने क्या अज्यूम करा है कि मेरे जितने भी फैक्टर्स होंगे मैं उन सबको डबल करूंगी या ट्रिपल करूंगी। ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा जिसको आधा में डबल करूंगी आधा में ट्रिपल करूंगी। जिस रेशियो से मैं अपने इनपुट्स को चेंज कर रही हूँ, दैट रेशियो शुड बी कांस्टेंट। सारों को मैं एक ही यूनिट से डबल या ट्रिपल करूंगी। सो देयर विल बी नो चेंज इन द फैक्टर रेशियो। अगर लेबर की यूनिट बढ़ रही है तो कैपिटल की भी यूनिट उतने ही परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। So these are the differences between the returns to factor and returns to scale. बस मेन फैक्टर ये है कि रिटर्न्स टू फैक्टर, मेन डिफरेंस ये रिटर्न्स टू फैक्टर इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन बिकॉज ऑफ द वेरिएबल एंड द फिक्स यूनिट्स, एंड द रिटर्न्स टू स्केल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ओनली लॉन्ग रन बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, देयर आर नो फिक्स्ड फैक्टर्स। With this we have finished the theoretical portion of production. Now we have to discuss the notes of this chapter. तो अब हम लोग इस चैप्टर के पहले नोट्स लिख लेते हैं। हेडिंग लिखो ऊपर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस चैप्टर में मैं मेनली तुम लोगों को डिमिनिशिंग रिटर्न्स के, रिटर्न्स टू स्केल के और पीपीसी के नोट्स लिखवाऊंगी। पीपीसी भी हम लोगों ने एक्सप्लेन नहीं करा हुआ, डिस्कस नहीं करा है। पहले ये नोट्स लिख लेते हैं, जब मैं पीपीसी का नोट लिखवाऊंगी तभी मैं साइमल्टेनियसली तुम लोगों को पीपीसी एक्सप्लेन भी करूंगी। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ब्रैकेट में लिखना शॉर्ट रन। दिस मीन्स दैट दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ शॉर्ट रन। आई एम नॉट ड्रॉइंग द ग्राफ क्योंकि ऑलरेडी वो मैंने मॉड्यूल में तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पर आएगा। ये जिन्होंने नोट नहीं करा है वो दोबारा कर ले कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ आएगा, एपी किस तरह होगा, एमपी किस तरह होगा, डिमिनिशिंग में कहाँ पहुँचेगा। तो दिस इज द ग्राफ। ओके, नाउ थ्योरी लिखो, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स of a variable input, when more and more units of a variable input are employed at a given quantity, of fixed inputs, the total output may initially increase at an increasing rate, and then at a constant rate
sorry, it will not be a constant rate. Initially increase at an increasing rate and eventually at a decreasing rate. We will not use that constant rate. Constant rate वेरिएबल प्रोपोर्शन में नहीं होता है, constant rate सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स टू स्केल में होता है. तो you can just erase that line. Initially increase at an increasing rate and eventually at diminishing rate. And eventually at diminishing rate. फिर हेडिंग लिखो स्टेज 1, ब्रैकेट में लिखो इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स. स्टेज 1 ब्रैकेट में लिखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स. मतलब स्टेज 1 इज नोन एज योर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. फर्स्ट पॉइंट, ये स्टेजेस में सब मैं तुम लोगों को पॉइंट वाइज लिखवाऊंगी. फर्स्ट पॉइंट लिखो MP reaches its maximum. MP reaches its maximum and starts declining. MP reaches its maximum and starts declining. Second point, AP increases. AP increases AP increases. Cut MP from below. Cut MP from below at its maximum point. At its maximum point. Next point, TP increases at an increasing rate. TP increases at an increasing rate till point of inflection. Till point of inflection. TP increases at an increasing rate till point of inflection. Next point, TP increases at an decreasing rate. उसी के आगे भी चाहे लिख सकते हो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद वो इंक्रीज करेगा एट एन डिक्रीजिंग रेट. उसी में लिख लो TP increases at an increasing rate till point of inflection. Eventually उसी के आगे कंटिन्यू कर लो, डोंट मेक एन अनदर पॉइंट, उसी का कंटिन्यू कर लो टिल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इवेंचुअली एट डिक्रीजिंग रेट. मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद वो डिक्रीजिंग रेट में बढ़ना शुरू कर देता है. सो इवेंचुअली एट अ डिक्रीजिंग रेट. नेक्स्ट पॉइंट, स्टेज 1 ends. Stage 1 ends where MP and AP are, where MP and AP are just equal to each other, are just equal to each other, MP coincides, MP coincides where AP is, where AP is at its maximum, where AP is at its maximum. Next heading लिखो stage 2. नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेज 2. ब्रैकेट में लिखो डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ब्रैकेट में डिक्रीजिंग रिटर्न्स. फर्स्ट पॉइंट, MP continues to decline, MP
continues to decline becomes zero. Next point, MP is lower than AP. जैसा ग्राफ में भी देख सकते हो मैंने क्या करा है, फिर पहले AP नीचे से आई थी, फिर AP MP के ऊपर चली गई थी कट करने के बाद. So MP is lower than AP. AP starts and continues to decline. AP starts and continues to decline but remains positive. Next point, TP continues to increase. TP continues to increase at a decreasing rate till MP remains positive. And reaches its maximum when MP becomes zero. मतलब जिस पॉइंट पे मेरा MP ज़ीरो है उसी पॉइंट पे मेरा TP मैक्सिमम पॉइंट पे है. नाउ स्टेज 3, नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेज 3. ब्रैकेट में लिखो नेगेटिव रिटर्न्स. ब्रैकेट में नेगेटिव रिटर्न्स, स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स. पहला पॉइंट, MP becomes negative. Next, TP starts declining. Next, AP continues to decline but remains positive. सेकेंड स्टेज में ही AP ने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया था, तब भी पॉजिटिव था, और थर्ड स्टेज में भी वो डिक्लाइन कर रहा है, तब भी पॉजिटिव है. वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा. ठीक, एक लाइन छोड़ के लिखो, लीव अ लाइन एंड देन राइट. रैशनल प्रोड्यूसर will always operate in stage 2. A rational producer will always operate in stage 2. स्टेज 1 में क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है वो प्रॉफिटेबल नहीं है. स्टेज 3 में प्रोडक्शन ही फॉल कर रही है तो वो तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है. स्टेज 2 प्रॉफिटेबल है क्योंकि उस स्टेज में वो अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूटिलाइज करके अपना टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम स्टेज पे पहुंचा रहा है.